जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं कंपनी लॉ से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप तैयार कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मैं इसको उत्तर सहित लिखने के लिए बता रहा हूँ, जितना हमसे हो सकता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको उत्तर भी क्या क्या लिखना है याद दिला दूंगा, रिवीजन भी ये करा दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। और जो बताऊंगा इस वीडियो में वही आपको पेपर में ना मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। याद रखिएगा, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का पहला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से ही होगा, तो अपनी कॉपी में लिखिए कंपनी से आशय एवं विशेषता। और इसी में आएगा आपका कंपनी के प्रकार। समझना जरूरी है। प्रश्न तो आपको कुल मिल जाएगा, उत्तर कुल नहीं मिलेगा। उत्तर के लिए भटकना ना पड़े आपको। कंपनी से आशय, आशय में थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। कंपनी कहाँ से हुई है? कंपनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से के कॉम से हुई है। कॉम का मतलब होता है साथ साथ, पनीज मतलब होता है पेंस मतलब होता है रोटी। पहले जो व्यापारी होते थे, जब कोई व्यापार का आपस में समझौता करते थे तो साथ साथ बैठकर रोटी भी खाते थे, हम कह सकते हैं डबल रोटी भी खाते थे, और वहीं साथ साथ समझौता करते थे। ध्यान दीजिएगा। अब आप समझिएगा, प्राचीन काल में व्यापारी व्यापारिक सौदे भोजन करते समय करते थे, इसलिए व्यापार करने वाली संस्था का नाम कंपनी पड़ा। कंपनी शब्द का प्रयोग किसी भी उद्देश्य के लिए गठित किया जाता है। कोई भी विशेष उद्देश्य होता है उसके लिए कंपनी शब्द का यूज किया जाता है। उसके बाद कहा गया जैसे सुरक्षा के लिए, घूमने के लिए, लाभ के लिए, व्यक्तियों के संगठन के लिए, यहाँ पर कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी का मतलब कोई थोड़ी नहीं एक सामान्य बनेगा, कोई सेवा भी दी जाती है, कोई भी उद्देश्य होता है, कोई ठेका लिया जाता है तब भी कंपनी बनती है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ रेलवे के कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। ठीक है, चलते हैं। केवल इतना ही आपको जानना है, कंपनी का मतलब होता है साथ साथ रोटी खाने से है। कॉम का मतलब होता है साथ साथ, पेंस बोलते हैं, PANIS का आशय होता है रोटी। इतना ही आपको समझना है सबसे पहली बात। उसके बाद थोड़ा आपको आगे बढ़ना है। इतना ही समझे रहोगे और थोड़ा और समझ लेना है कि कंपनी का जो काम होता है, कंपनी का काम कोई माल, कोई जहाँ पर मोबाइल बनती होगी, जहाँ पर शर्ट कपड़ा बनता होगा, यही नहीं। कंपनी का मतलब होता है जहाँ पर आप कोई पुल बन रहा हो उसका भी ठेका कंपनी लेती है, वो भी कंपनी होती है। ठीक है। कोई सुरक्षा के लिए, सुरक्षा का मतलब जैसे CRPF है तो उसको भी कंपनी कहा जाता है। सेवा के लिए उसको भी कंपनी कहा जाता है। घूमने के लिए, लाभ के लिए, मतलब कि संगठन जो भी होता है उसे कंपनी कहा जाता है। इसमें संयुक्त पूंजी लगी होती है, इकट्ठा पूंजी लगी होती है कंपनी में। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कंपनी की परिभाषा। कंपनी की परिभाषा तो हमको याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। हमारे याद होने या ना होने से नहीं मतलब, आपको मतलब है आप पेपर देने जा रहे हैं ना। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कंपनी की जो परिभाषा होनी चाहिए, जो आपको याद होनी चाहिए, वो परिभाषा कौन सी होगी? कंपनी की जो परिभाषा होगी, कहा गया है कंपनी विधान द्वारा निर्मित
कृत्रिम व्यक्ति है। जो कंपनी होती है वो विधान द्वारा निर्मित होती है, नियम कानून द्वारा निर्मित होती है, जिसकी पूंजी अनेक टुकड़ों में विभक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी विधान द्वारा नियम कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम बोलते हैं, कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, जिसकी पूंजी अंशों में विभक्त होती है, जिसकी सार्वमुद्रा मतलब अपनी मुहर होती है। याद रखिएगा, सार्वमुद्रा मतलब क्या होता है, जिसकी अपनी क्या होती है, मुहर होती है। याद रखिएगा, जो अपने सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होती है। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। सदस्यों के पृथक होने का मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी का सदस्य है तो कंपनी का सदस्य अगर कहीं पर बाहर कोई गलत काम करता है, बाहर कोई अपराध करता है, तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी जो होता है, कंपनी का निर्माण विधान के तहत होता है। कंपनी सीमित दायित्व वाली होती है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कंपनी की विशेषता क्या होती है। कंपनी की विशेषता में कहा जाएगा विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है कंपनी। दूसरा कहा जाएगा अब शाश्वत, शाश्वत मतलब होता है कंपनी कभी मरती नहीं है। पढ़ लेंगे आप, आपके पास किताब होगी, कॉपी होगी, नोट्स होगी, जो भी होगा उससे आप पढ़ लेंगे। हम बता रहे हैं जो हमारा काम है। याद रखिएगा, कंपनी अपने सदस्यों से पृथक होती है। कंपनी में न्यूनतम संख्या भी होती है, अधिकतम संख्या भी होती है। याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार की जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के प्रकार की जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। कंपनी की प्रकार के में सबसे पहले आपको लिखना है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी को पब्लिक कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी जिसमें सरकार का 50% से अधिक हिस्सेदारी हो, उसे सरकारी कंपनी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जिस कंपनी में 50% से अधिक, ठीक है, कंपनी के बारे में सरकारी कंपनी तो है ही 50% से अधिक, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं। जो पहला लिखिए, कंपनी में राजज्ञ द्वारा स्थापित कंपनी। राजज्ञा मतलब जो राजा के आदेश के द्वारा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो वो किसी शासक के आदेश द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, अब इसका समापन हो चुका है। इस तरह की कंपनी नहीं होती हैं। राजा के आदेश द्वारा जो कंपनियां स्थापित की जाती थी उसे कहते हैं राजज्ञा द्वारा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको समझना ज़रूरी है। इसी में से मैंने बोल दिया 30 बोला है, 30 ना आए तो भैया लोग आना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, 20 आए तब भी मत करना अनसब्सक्राइब, नहीं तो हमारा घाटा हो जाएगा। अगला है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी। ध्यान दीजिएगा, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। अधिनियम का मतलब होता है जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसको कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो विशेष सत्र बुला लेती है अपने कैबिनेट का, अपने सांसदों का, वो कंपनी की स्थापना कर देती है। उसे बोला जाता है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी। जैसे जीवन बीमा का निगम का स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना, इन सब की स्थापना कौन किया था? संसद के विशेष सत्र द्वारा स्थापित किया गया। शुभम जायसवाल जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद आपको
लिखना है दायित्व के याद, पहला है राजज्ञा के द्वारा, संसद के द्वारा। अगला है कंपनी अधिनियम द्वारा। आपको याद होना चाहिए कंपनी अधिनियम कौन चल रहा है, 2013। कंपनी अधिनियम के द्वारा जो कंपनी स्थापित की जाती है उसे बोला जाता है क्या, कंपनी अधिनियम द्वारा। जैसे बीमा कंपनी अधिनियम 1938, बिजली कंपनी की जो स्थापना की गई है उनके लिए, ठीक है। तो आपका पहला जो था आपका राजज्ञा द्वारा, मतलब राजा के आदेश द्वारा। दूसरा संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। तीसरा कंपनी अधिनियम द्वारा। ये आपका पहला टॉपिक हो गया, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला आपको लिखना है दूसरा, दायित्व के आधार पर वर्गीकरण। याद रखिएगा दायित्व के आधार पर। सीमित दायित्व वाली कंपनी। दूसरा होता है असीमित दायित्व वाली कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दायित्व में जब आप आएंगे तो सीमित दायित्व का मतलब है अगर आपने किसी कंपनी में कोई भी व्यक्ति ने, ठीक है, 10 रुपये का शेयर लिया हुआ है तो वो 10 रुपये के बराबर की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। कहा गया है इस कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का दायित्व पार्षद सीमा नियमों के अनुसार उस राशि तक सीमित होता है जिसके द्वारा लिए हुए अंश पर अदत्त हो। कंपनी, मान लीजिए कंपनी में आपने 10 रुपये का शेयर लिया है और 4 रुपया दिया है, 6 रुपया देना बाकी है। ध्यान दीजिएगा 10 रुपये का शेयर आपने लिया है, 4 रुपया आपने दिया है, 6 बाकी है, तो आप 6 के लिए जिम्मेदार होंगे। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, यही रकम आपके लिए। उसके बाद गारंटी द्वारा कहा गया है कि ऐसी कंपनी जो होती है सदस्यता के समय या सदस्यता छोड़ने के 1 वर्ष के अंदर कंपनी की संपत्तियां उस समय कंपनी के ऋणों को भुगतान के लिए होंगी। मतलब पहले जो होगा, जो पैसा इसका होगा, जब सदस्यता छोड़ेगा तो कंपनी की जो संपत्ति होगी सदस्यों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रयोग की जाएगी। उसके बाद उसको जो बचेगा उसको दिया जाएगा। ऐसी कंपनियां ज़्यादातर होती हैं धर्म से संबंधित, विज्ञान, कला, खेल कूद, पूर्ण काम के लिए। असीमित दायित्व वाली कंपनी क्या होता है, असीमित दायित्व वाली कंपनी के नाम से स्पष्ट है कि आपने जितने का शेयर लिया हुआ है, अगर कंपनी के पास पैसा कम पड़ रहा है तो आपको अपने घर से ला कर देना पड़ेगा। ये होता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ सदस्यों की संख्या के आधार पर प्राइवेट कंपनी। याद रखिएगा इसमें कम से कम 2 सदस्य। ध्यान दीजिएगा प्राइवेट कंपनी पेपर में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। और पब्लिक कंपनी, एक अंतर आप पढ़ लीजिएगा। इसके अंतर का वीडियो हमारे YouTube पर होगा, नहीं होगा तो हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा। और लेकिन वीडियो बना हुआ है, पेड कोर्स में मैंने लगाया है, इसको ओपन कर देंगे, हो सकता है टाइम मिलेगा तो याद रखिएगा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको आगे चलना है। हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है, आपके पेपर में पूछा जाता है कंपनी का प्रवर्तन समामेलन। ध्यान दीजिएगा कंपनी का प्रवर्तन समामेलन
मेलन, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बहुत आ जाता है। प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, समामेलन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। कंपनी के प्रवर्तन का मतलब होता है विचारों की खोज करना, विचारों की खोज करना। प्रवर्तन का मतलब होता है विचारों की खोज करना, और इसे आप कंपनी शुरू करना चाहते हैं, प्रारंभिक अनुसंधान किया जाता है, प्रारंभिक एकदम शुरुआती अनुसंधान किया जाता है। उसके बाद कहा गया है आवश्यक कार्यवाही की जाती है। उसके बाद आपको ध्यान देना है एकत्रीकरण किया जाता है, और इसके बाद वित्त की व्यवस्था की जाती है। प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, पेपर में बहुत पूछता है। प्रवर्तन का मतलब होता है विचारों की खोज करना, प्रारंभिक। जैसे हमें कंपनी स्थापित करनी है तो हम सोचेंगे का बनाएं, का पढ़ाएं, कौन सब्जेक्ट पढ़ाएं, सब शुरुआती काम हम ही करें। प्रारंभिक रिसर्च करेंगे, आवश्यक कार्यवाही करेंगे, कागजात वगैरह, ठीक है, एकत्र करेंगे जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। वित्त मतलब धन की व्यवस्था हम ही करेंगे, तो इसे बोला जाता है प्रवर्तन। ठीक है। प्रवर्तन के बाद होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद होता है व्यापार प्रारंभ करना। ध्यान दीजिएगा, फिर प्रवर्तन के बाद ये सब होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्टर्ड कार्यालय निश्चित किया जाएगा, कार्यालय कहाँ होगा। उसके बाद कंपनी का नाम क्या होगा, ठीक है, कंपनी के में नियम कौन कौन से लागू होंगे, कंपनी में कौन कौन से कागज़ लागू होंगे, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम। उसके बाद कंपनी व्यापार प्रारंभ करती है। व्यापार प्रारंभ करती है तो निजी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, बैंकिंग कंपनी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपके पेपर में पूछा जाता है प्रवर्तक, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी स्थापित करने का विचार उत्पन्न होता है उसे प्रवर्तक कहते हैं। जैसे हमें कंपनी स्थापित करनी है तो हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हो तो हमें प्रवर्तक कहा जाएगा। साफ साफ बात है, अगर हम अपनी इसी कोचिंग को कंपनी के रूप में तब्दील करना चाहें और लोगों को इसमें लाना चाहें, तो अगर हम ही और लोगों को इसमें लाना चाहें, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहें, तो हमें प्रवर्तक बोला जाएगा। प्रवर्तक को उस काम के लिए अलग से शेयर भी मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रवर्तक किसे कहते हैं। प्रवर्तक जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हो जाए, ठीक है, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हो जाए कि हमें कंपनी स्थापित करनी है, सब काम वह व्यक्ति करे, उसे प्रवर्तक कहा जाएगा, उसको प्रमोटर कहा जाएगा। इसके बदले में उसको अंश मिलता है, याद रखिएगा। अब प्रवर्तक पूरा काम करता है, प्रवर्तक के काम क्या होता है, खूब विचार उसके दिमाग में आएगा, अनुसंधान करेगा, उसके बाद आवश्यक सामग्री इकट्ठा करेगा, पैसा व्यवस्था करेगा, सब काम प्रवर्तक करेगा। ठीक है, तो इसके दायित्व भी आते हैं, लेकिन मैंने प्रवर्तक के बारे में बता दिया। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कंपनियों के समामेलन। देखो, रजिस्ट्रेशन और समामेलन एक ही होता है, समामेलन। याद रखिएगा, कहा गया है एक कंपनी को निगमित किए जाने के बारे में वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी विधिपूर्ण संयुक्त कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना ही कंपनी का समामेलन कहलाता है। याद रखिएगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना ही कंपनी का समामेलन कहलाता है। पेपर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछता है। अब मैं आपको बता दूं स्पष्ट बात, क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ है, पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम क्या कहते हैं। पार्षद सीमा नियम वह होता है जो कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है।
सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है। तो इसमें कंपनी के नाम वाक्य आता है, कंपनी का पूंजी वाक्य आता है, ठीक है। तो कंपनी का नाम क्या होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नाम वाक्य हेडिंग याद होनी चाहिए आपको। उद्देश्य कंपनी का क्या होगा, पूंजी वाक्य क्या होगा, कार्यालय वाक्य क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। नाम वाक्य, पूंजी वाक्य, उद्देश्य वाक्य, हस्ताक्षर वाक्य। पेपर में आया है, लिख लेना अपनी कॉपी में, पेपर में ना आया रहे चैनल को अनसब्सक्राइब। और ना लिख पाओ, नंबर कम मिले तो बात कमी आपकी है, मैं बता दे रहा हूँ जो पेपर में आएगा, बस कल पेपर दे के आइएगा तो हमसे मिलिएगा। नाम वाक्य के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लिमिटेड कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, उद्देश्य में क्या क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना। पूंजी, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, वायाचित पूंजी, चुकता पूंजी, कार्यालय में हस्ताक्षर किसके किसके होते हैं, सब बता दे रहा हूँ। पेपर में का आया, जो जो बोल रहा हूँ इसमें से आएगा पूरा। और जो कॉस्ट अकाउंट का पेपर आप दिए होंगे, जो अदर सब्जेक्ट आप दिए होंगे पेपर, सब मिला है, हमारे वीडियो से मिलाइए आप। अब आइए पार्षद अंतर नियम। पार्षद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं इंग्लिश में। पार्षद अंतर नियम का मतलब होता है, देखो पार्षद सीमा नियम कंपनी के बाहरी शक्तियों को नापता है। कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, कंपनी की पूंजी क्या होगी, कंपनी में हस्ताक्षर क्या होंगे, सब बाहरी को थाम देता है। कंपनी का अंतर नियम जो होता है, अंतर नियम में कंपनी के अंदर की बातें होंगी। अंदर का मतलब कंपनी की जो पूंजी होगी, कौन सी पूंजी होगी, समता पूंजी होगी कि प्रेफरेंस पूंजी होगी। कंपनी की जो पूंजी होगी क्षमता होगी कि प्रेफरेंस होगी। उसके बाद इनमें का होता है याद रखिएगा। कंपनी की सार्व मुद्रा कैसी होगी, कंपनी की जो मुहर होगी, कंपनी की मुहर के बारे में होगा। पूंजी कम कैसे की जाएगी, पूंजी बढ़ाई कैसे जाएगी, संचालकों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, संचालकों की संख्या कितनी होगी, संचालकों को पारिश्रमिक कितना दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के अंदर कंपनी में क्या क्या होता है, कंपनी में कंपनी के अंदर की बातों को दावा करते हैं। पार्षद अंतर नियम भी पेपर में आया हुआ है, लिखना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी ओर से जो भी मदद हो रही है मदद कर रहा हूँ, इससे बड़ी मदद नहीं कर सकते हैं। वरना आप इससे पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में थोड़ा अंतर भी पढ़ लेंगे आप, तो आपको ध्यान देना है। अंतर पढ़ लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब आता है प्रविवरण क्या होता है। प्रविवरण का मतलब इंग्लिश में प्रॉस्पेक्टस। जैसे आपने कॉलेज में नाम लिखवाने जाते होंगे तो एक पतली पत्रिका मिलती होगी, थोड़ी देर के लिए मानिए ऐसे मिलता होगा। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा होगा, अब कॉलेज का नाम लिखा होता है। कॉलेज के नाम में बढ़िया, नया कॉलेज है तो अपनी योजनाओं को बताएगा, पुराना कॉलेज है तो अपनी उपलब्धियों को बताएगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रविवरण मतलब जिसमें कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें लिखी होती हैं। पुरानी कंपनी है तो अपनी उपलब्धियों को बताएगी, नई कंपनी है तो अपनी योजनाओं को बताएगी, जिसे कहा जाता है प्रविवरण। जिसे आप ध्यान दें, ठीक है। प्रविवरण का उद्देश्य क्या होता है कि जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है, कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए अंश इशू करती है, तो सोचती है कितना पैसा आए हमारे पास। जैसे कॉलेज वाले एडमिशन के लिए आमंत्रित करते हैं लोगों को कि आइए हमारे यहाँ कॉलेज लीजिए, तो एडमिशन लीजिए, तो लोग क्या देख के एडमिशन लेंगे, तो आकर्षित करने का काम किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें पूरी शर्तें लिखी होती हैं, नियम कानून लिखे होते हैं, ठीक है।
उसके बाद ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। मतलब इनमें का लिखा होता है, याद रखिएगा। प्रविवरण में लिखा होता है कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर क्या है, कंपनी ने किससे अनुमति ली है, किस सरकार से, केंद्र सरकार से ली है कि नहीं ली है, उसका स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। उसके बाद ऋणपत्र निर्गमित करेगी कि नहीं करेगी, ऋणपत्रधारियों के नाम, प्रन्यासियों के नाम, अभिगोपक मतलब जो खरीदवाएगा बिचवाएगा, और कंपनी की पूंजी मतलब जैसे होती है अंश पूंजी, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, याचित पूंजी, चुकता पूंजी, इनके बारे में तमाम शर्तें लिखनी होती हैं जो किताब में दी गई हैं। हम यहाँ पर अब नहीं बता सकते ज़्यादा। मतलब कि हमारा कहने का मतलब, एक क्वेश्चन आपका आता है स्थानापन्न प्रविवरण। प्रविवरण, स्थानापन्न प्रविवरण में क्या कहा गया है? कहा गया है एक अंश पूंजी वाली पब्लिक कंपनी जो अपना स्थापना पर उसके संबंध में कोई विवरण नहीं करती। मतलब जैसे आपने कोई कंपनी स्थापित किया तो आपने कोई प्रविवरण जारी नहीं किया तुरंत, हमने कोई प्रविवरण तुरंत जारी नहीं किया। ऐसी अवस्था में वह अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, चाहे अंशों का निर्गमन हो, आवंटन हो या ऋणपत्रों का हो, नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या करेगा वो, कम से कम मेन प्रविवरण के स्थान पे स्थानापन्न प्रविवरण उसे लॉन्च करना पड़ेगा। याद रखिएगा, बिना प्रविवरण निर्गमित किए नहीं कर सकती। तो उसे क्या करेगी, ऋणपत्रों और अंशों को नहीं बेच सकती, इसके बदले में स्थानापन्न प्रविवरण लागू करेगी। इसमें अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, संचालक के अधिकार हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिखा जाता है ये भी ध्यान देना पड़ता है। अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी का जो विभाजन है उसको भी लिखना पड़ेगा। पूर्वाधिकार अंश पूंजी की राशि, नाम, पेशा, संचालक का नाम, प्रबंधक का नाम, कंपनी की अंश पूंजी जितनी है, लाभांश, मतदान का अधिकार, रोकड़, ऋणपत्रों की संख्या, अंशों की संख्या, तमाम चीज़ें हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अंश पूछता है, अंश हमारे YouTube चैनल पर अंश का पहला वीडियो उपलब्ध है, आप देख लेंगे। इशू आप शेयर डालेंगे, बाई RK मौर्य, बहुत वीडियो मिलेंगी, जहाँ थ्योरी आपको मिले वही पढ़ लेना है अंश के बारे में। अंश के प्रकार क्या होते हैं? अंश के प्रकार होते हैं कि क्षमता अंश, पूर्वाधिकार अंश, अंश के प्रकार होते हैं। स्कंध क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, स्कंध क्या होता है? स्कंध भी पढ़ लेंगे आप, मिल जाएगा। ऋणपत्र से आशय, ऋणपत्र के प्रकार भी ऐप पर लगा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा एक बार फिर से, अंश क्या है? समतांश और पूर्वाधिकार अंश। और पूर्वाधिकार अंश में प्रकार होते हैं ना, संचयी, असंचयी, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, भागयुक्त, अभागयुक्त, शोधनीय, अशोधनीय। इसको आपको पढ़ लेना है। अगर ना हमारे YouTube चैनल पर डाला हुआ है वीडियो, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। अब आप जान लीजिए इतना वीडियो है कि आपके ऊपर निर्भर करता है आप जितना पढ़ना चाहें। तो ये भी हो गया आपका पूर्वाधिकार अंश के प्रकार, सब मैंने बनाया हुआ है। चाहे पुराना वीडियो मिले चाहे नया वीडियो मिले, एकदम बढ़िया से पढ़ाया है, बढ़िया से मैंने समझाया है। अब स्टूडेंट ना समझे, ना पढ़े, बात अलग है। ठीक है, बोनस अंश किसे कहते हैं? काफ़ी सारे बच्चे समझ नहीं पाते। बोनस अंश, जैसे हमारी कंपनी है, समझिएगा, बोनस अंश, बोनस अंश जैसे हमारी कंपनी है, हमने कंपनी के अंश निर्गमित किए ना, मान लीजिए 1001 लोग से लिए हैं, 1001 मतलब बहुत सारे होते हैं। अब इस पर 10% डिविडेंड देना है हमको, 100 रुपया डिविडेंड बन रहा है। तो कंपनी के मस्तिष्क में 100 रुपया सबका मान लीजिए उठता है कि हम अपनी स्थिति को मजबूत करें, हम
अपनी स्थिति को मजबूत करें तो कंपनी क्या करती है, जो लाभांश डिविडेंड देना होता है कंपनी अपने अंशधारियों को नहीं देती, पैसा नहीं देती। इसे कहा जाता है लाभों का पूंजीकरण भी। जैसे हमारी कंपनी, थोड़ी देर के लिए मानिए हम पैसा कमाएं, आपने पैसा हमारे यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है, हमने पैसा कमाया तो हम सोचते हैं पहले मजबूत बनेंगे। हमारा ये मतलब होता है कंपनी जब मजबूत होगी तो आपका अंश भी मजबूत होगा। तो हम आपको जो भी पैसा आपका लाभांश बन रहा है 10% जितना भी आपने दिया है, हम आपको पैसा नहीं देंगे, कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? कंपनी उस पैसे को अपने यहाँ रखेगी, उससे व्यापार करेगी, लेकिन पैसा नहीं देगी तो अंशधारी नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे हमारा पैसा वापस करो। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी दिमाग लगाती है, बोनस अंश 3 अंश के बदले 1 अंश, 4 अंश के बदले 1 अंश, 5 अंश के बदले 1 अंश फ्री में दे देती है। फ्री का मतलब लाभांश के स्थान पर कंपनी क्या दे देती है, बोनस अंश। यदि किसी व्यक्ति ने 3 अंश लिया है तो उसके बदले में 1, तो ये भी होता है 2 के बदले 1, 4 के बदले क्वेश्चन, 5 के बदले 2, ऐसे दिया रहता है। तो इससे कंपनी के पास पैसा भी इकट्ठा हो जाता है, कंपनी बिजनेस को करती हुई चली जाएगी और क्या होगा, कंपनी की पूंजी भी इकट्ठा हो जाएगी, अंशधारी खुश भी हो जाएगा, कंपनी को उसको 1 अंश और मिल गया, ठीक है। बोनस का मतलब कहा गया है कंपनी बोनस अंशों के रूप में दे सकती है। बोनस अंश जारी करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी की पूंजी में वृद्धि करना। आपने हमको 1-1 हज़ार रुपये आप लोगों ने दिया है, जितने लोग आप हमारी वीडियो को देखेंगे उतना पैसा हमारे पास आ गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम उस पर लाभांश वापस नहीं करेंगे, हम आपको लाभांश नहीं देंगे। हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको देंगे अंश, जो आपका पैसा कमाया हुआ है मैंने रख लिया, उसके बदले मैंने आपको वो दिया, तो कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, इससे कंपनी और आगे चलती है, ठीक है। तो बोनस अंश दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम खाते से, पूंजी भुगतान खाते से, लाभ से बोनस अंश दिया जाता है और पेपर में आता है। अधिकार अंश क्या होता है, राइट शेयर, बच्चे नहीं समझ पाते इसको। अधिकार का मतलब होता है जो कंपनी है, मान लीजिए हमारी कंपनी है, आप हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, बोनस अंश पहले समझ लीजिए। बोनस का मतलब मान लीजिए आपने हमको 1,000 दिया है, आपने हमको दिया है, हम कंपनी हैं, तो आपको 1,000 के बदले 10% कितना हुआ, 100 रुपया हम क्या देंगे आपको, लाभांश होता है आपका। कोई भी व्यक्ति पैसा कहीं लगाता है तो डिविडेंड प्राप्त करने के लिए लगाता है, तो हम 10% नहीं देंगे, हम 100 रुपये आपका रख लेंगे, आपका पैसा हमारे पास कितना हो गया, 1100 हो गया। इसके बदले में एक कागज़ जारी कर देंगे, कागज़ का मतलब होता है 100 रुपये वाला अंश। पहले आपके पास 1,000 का अंश था, 1,000 रुपये वाला, अब 100 रुपये वाला अंश आपको मिल गया। अब आपका पैसा आपके पास अंश कितने का हो गया, 1100 का अंश हो गया। तो इससे क्या हुआ, आपको कागज़ मिला, पैसा नहीं मिला, कागज़ मिला कि आपको मैंने अंश दे दिया 100 रुपये का, और कंपनी को 100 रुपया देना ना पड़ा, तो कंपनी उसको मार्केट में लगाएगी तो उससे और पैसा कमाएगी। तो फ्री में दिया जाता है, बोनस अंश को बोला जाता है। कहाँ से दिया जाता है, लाभों से दिया जाता है, प्रीमियम से दिया जाता है। अब आप समझिए अधिकार अंश क्या होता है। जैसे आप हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा पेड कोर्स लिया है, हमसे कहा सर जी मैंने आपको 2,000 पेमेंट किया है, कोई बात नहीं, तो हम उसको अधिकार देते हैं। कोई कोर्स हमारे यहाँ लॉन्च होता है तो हम आपको अधिकार देते हैं कि ऐसा है कि 2,000 है, अगर आप ले लेते हैं तो आपको हम 1,800 रुपये में पूरा दे देंगे। जो कोर्स लिया है उसके लिए बात होगी, जो नहीं लिया उसके लिए नहीं बात होगी। अधिकार का मतलब जो कंपनी के वर्तमान अंशधारी हैं उनको कहा जाता है, उनको बताया जाता है यदि आप शेयर ले लेते हैं हमारी कंपनी का, अपने रिश्तेदारों को दिलवा दीजिए, आपको अधिकार दे दिया जाएगा। अपने अंशधारियों को, अपने रिश्तेदारों को दिलवा दीजिए, आपको कम में मिल जाएगा। इसे बोला जाता है अधिकार अंश। कंपनी की अंश पूंजी के बारे में मैंने कंपनी की शेयर कैपिटल के बारे में वीडियो बनाया है, जिसमें अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, याचित पूंजी, चुकता पूंजी
के बारे में बताया है, प्रार्थित पूंजी है। ऋण पत्र मैंने बताया है। और आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे संचालक मंडल से आशय। अभी टाइम है, जब आप पेपर देने जाएंगे तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। संचालक से क्या आशय है, संचालकों की संख्या आप तैयार कर लेंगे। संचालक का मतलब डायरेक्टर, वह व्यक्ति, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी को कहा गया है मानव द्वारा कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। कंपनी क्या है, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, उसको कोई चलाता है, वही होता है डायरेक्टर, उसकी कोई देख रेख करता है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंपनी है। उसका एक जो डायरेक्टर होता है, कोई भी काम होता है तो उस पर जो मुहर लगती है, बैंक ऑफ इंडिया की हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हो, कौन लगाता है, मैनेजर लगाता है, उसको अधिकार मिला होता है। ठीक है। संचालक मंडल में संचालक होते हैं, कंपनी में कम से कम 3 संचालक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अन्य कंपनी में 2 संचालक होते हैं। संचालकों की योग्यता क्या होती है, अयोग्यता क्या होती है। संचालकों की योग्यता क्या होती है, पहली बात अयोग्यता। अयोग्यता में कहा गया है पागल, दिवालिया। अगर कोई व्यक्ति पागल है संचालक नहीं बन सकता, दिवालिया है संचालक नहीं बन सकता, दिवालिया के लिए आवेदन किया है तब भी संचालक नहीं बन सकता, अगर कहीं पर उसको 6 महीने की सज़ा हुई है तब भी संचालक नहीं बन सकता, याचना की राशि अगर किसी अंशधारी ने कंपनी में किया है, वो संचालक बनना चाहता है, नहीं बन सकता, 6 माह बीत गए हों। ठीक है। अगर कहीं पर अयोग्य ठहराया गया हो, दोषी ठहराया गया हो, तो संचालक नहीं बन सकता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। संचालक के बारे में एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। संचालक के अधिकार एवं कर्तव्य आप थोड़ा पढ़ लेंगे, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। और हाँ, कंपनी की सभा में आपको याद रखना है, कंपनी की सभा एक क्वेश्चन पक्का है, 100% है। एक क्वेश्चन कंपनी की सभा आएगा। कभी कभी पूछ जाता है मतदान से क्या आशय, मतदान की विधियां बताइए। मतदान का मतलब आवाज़ द्वारा, और सदस्यों को 2 भाग में बांट दिया जाता है, हाथ उठाकर मतदान किया जाता है। मतदान से क्या आशय है, मतदान मतलब कंपनी का मतदान, वो वाला मतदान नहीं, लोकसभा, विधानसभा, प्रधानी, चेयरमैनी का। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रॉक्सी, प्रतिपुरुष क्या है, प्रतिपुरुष, प्रॉक्सी बहुत आता है पेपर में। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कंपनी की सभा में अन्य सदस्यों की ओर से उपस्थित रहने तथा मत देने के लिए, जैसे मान लीजिए कंपनी किसे कहा जाता है, जैसे कंपनी का कोई सदस्य है, वो नहीं आया है, वो किसी अपने प्रतिनिधि को भेज दिया है। देखो विधायक जब खुद नहीं पहुंच पाते हैं तो कहते हैं पीआरओ आए हैं, विधायक नहीं आ पाए सांसद के, तो उसे क्या बोला जाता है, प्रतिनिधि। मतलब कि अंशधारी के प्रतिनिधि को, जब अंशधारी नहीं पहुंच पाया, अपने प्रतिनिधि को जब भेज दिया है तो उसे प्रॉक्सी कहा जाएगा। ठीक है। तो आप इसको ध्यान देंगे। प्रॉक्सी आता है। मसौदा क्या है, याद रखिएगा, मसौदा और एक बात और ध्यान दीजिएगा, कंपनी के समापन से क्या आशय है, कंपनी की समापन की विधियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कंपनी के समापन में ध्यान दीजिएगा, विशेष प्रस्ताव द्वारा व्यापार न प्रारंभ करने पर सदस्यों की संख्या न्यूनतम से भी अधिक हो, तो इसे आप अपनी कॉपी में लिखने का काम करेंगे।